हेलो इंटरनेट, ये है आपकी एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्मी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले हफ्ते तो ये बड़ा बोल रहा था कि मराठमोड़ा पॉडकास्ट है, ये है वो है, तो अब सडनली इस हफ्ते हिंदी क्यों शिफ्ट किया। सी द थिंग इज, लोग ना मुझे पैदल चलने दे रहे हैं ना गाड़ी पे चलने दे रहे हैं। जब मैं इतने सालों तक हिंदी में कंटेंट क्रिएट कर रहा था तब सब लोग मुझे बोलते थे कि मराठी में बोला कर, मराठी में पॉडकास्ट बनाया कर, मराठी में कंटेंट क्रिएट कर। एंड फाइनली जब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में मराठी में कुछ कंटेंट क्रिएट किया तब कमेंट्स आने लगे कि भाई साहब पॉडकास्ट तो अच्छा था लेकिन तेरी हिंदी ज़्यादा स्मूथ लगती है ना। आई वॉज लाइक मैं करूँ तो क्या करूँ। एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड कि अब मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो करूँगा। सो हियर आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट इन हिंदी, और मोस्टली मैं यहाँ से आगे हिंदी में एपिसोड्स करूँगा अनटिल एंड अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी कि मैं मराठी में करूँ। जब मेरे साथ कोई गेस्ट वगैरह होगा जिसको हिंदी उतनी कंफर्टेबल नहीं है तो तब आई थिंक आई विल स्विच टू मराठी। अनटिल देन बाकी सारे पॉडकास्ट यहाँ से आगे हिंदी में होंगे। दैट बीइंग सेड, एक और चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि काफ़ी सारे लोग क्योंकि वो नए थे पॉडकास्ट के सिस्टम को, उन्हें पता नहीं था कि पॉडकास्ट सुनना कैसे होता है। सो वो बेचारे लोग 45 मिनट तक स्क्रीन को स्टेयर करते रहे, एक ब्लैंक स्क्रीन जिसके ऊपर बस चैनल का आर्ट वर्क दिख रहा था, उसे देखते रहे लोग और वो बोले कि इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। तो पॉडकास्ट जो होता है इट इज़ नॉट मेंट टू बी व्यूड एज अ वीडियो, क्योंकि स्क्रीन पे कुछ हो नहीं हो रहा होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि पॉडकास्ट आपको ऑन कर देना होता है और फिर आप अपने काम कर सकते हो, लाइक ऑफिस का काम होगा या होमवर्क होगा। आई वुड रेकमेंड कि होमवर्क करते हुए ना सुने इस पॉडकास्ट को, बट द थिंग इज कि आप हाउस होल्ड चोर्स कर रहे हो और बोर हो रहा है उस वक्त, तो यू कैन स्विच ऑन द पॉडकास्ट और उसे सुनते सुनते आप अपने काम कर सकते हो। दैट इज हाउ अ पॉडकास्ट इज मेंट टू बी लिसन टू। लाइक कार की ड्राइव कर रहे हो आप और लंबा ट्रैवल करना है आपको, तो यू कैन लिसन टू योर फेवरेट पॉडकास्ट। तो जो लोग नए हैं पॉडकास्टिंग के सिस्टम में उनको मुझे ये बताना था कि पॉडकास्ट किस तरह से सुनना है, सो दैट आप ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे और लेंथ जो है वो फैक्टर नहीं करेगी इसके बाद आपके लिए। आज का टॉपिक है स्नाइडर कट। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री या हॉलीवुड फिल्म्स इन जनरल में थोड़ी बहुत अगर इन्फो रखते हो तो स्नाइडर कट ये नाम आपने कहीं ना कहीं 3 सालों में सुना ही होगा। सो आज का पॉडकास्ट उसी के बारे में होने वाला है कि द डिटेल हिस्ट्री ऑफ स्नाइडर कट, ये है आज का टॉपिक। बिकॉज अभी फिलहाल 20 मई को जैक स्नाइडर ने एक वॉच पार्टी रखी थी मैन ऑफ स्टील की, जहां उन्हें ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्नाइडर कट कब आ रहा है, एंड ही फाइनली एक्चुअली आंसर्ड इट। हेनरी कैविल भी वीडियो कॉल पर अवेलेबल थे वहाँ पर, और जैक ने ये डिक्लेयर किया कि जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग इज इंडीड हैपनिंग। और फट गई दुनिया भर के लोगों की, बिकॉज किसी को लगा नहीं था कि ये वाला वर्जन कभी डे ऑफ लाइट देखेगा। और HBO मैक्स पे ये रिलीज होने वाला है 2021 में। सो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट द हेल इज स्नाइडर कट। अगर आप लोग को पता नहीं है तो पैक योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अगर आपको जस्टिस लीग के बारे में, स्नाइडर कट के बारे में या 3 साल में हो रहे इस पूरे मूवमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यू आर गोइंग टू एंजॉय द हेल आउट ऑफ दिस। सो अभी शुरू करेंगे आपके एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्मी। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि अब ये 2021 में आ रही जस्टिस लीग, ये क्या चक्कर है, क्योंकि ये फिल्म तो 2017 में आ चुकी थी। क्या ये वही फिल्म है या ये नई फिल्म है? और इसे जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 17 में आई हुई फिल्म भी तो उसी ने डायरेक्ट की थी। तो ये क्या चक्कर है? आपके सारे डाउट्स मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर करूंगा। ये कहानी शुरू हुई थी 2013 में, जब मैन ऑफ स्टील रिलीज हुई थी। जैक स्नाइडर ने बीड़ा उठाया था कि वो DC का सिनेमैटिक यूनिवर्स लॉन्च करेगा, और उसकी पहली फिल्म थी मैन ऑफ स्टील, 2013 में आई हुई। ये फिल्म अच्छी तरह से रिसीव नहीं की बॉक्स ऑफिस पर। 668 मिलियन इसका बिजनेस हुआ था, जो कि इस तरह की टेंट पोल ब्लॉकबस्टर के लिए कम माना जाता है। बहरहाल कारवा आगे बढ़ा। अगली फिल्म थी बैटमैन वी सुपरमैन, जो आई 2016 में। अब यहाँ पर
दुनिया के दो सबसे बड़े पॉपुलर सुपर हीरोज में जंग दिखाई गई थी, तो ऑब्वियस था कि 1 बिलियन से ऊपर की ही एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पर वार्नर ब्रदर्स को। लेकिन 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म ने मेजर अंडर परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पे, क्योंकि ये फिल्म क्रिटिकली और फाइनेंशियली दोनों तरह से फ्लॉप थी। 873 मिलियन का बिजनेस किया था इस फिल्म ने। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो डीसी और वार्नर ब्रदर्स जो है पैनिक करने लगे। और प्रॉब्लम ये था कि बैटमैन वी सुपरमैन मार्च 2016 में रिलीज हुई थी और जस्टिस लीग की शूटिंग जो है अप्रैल में ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। मतलब उन लोगों के पास कोर्स करेक्ट करने के लिए टाइम ही नहीं था। और इस दौरान एक पिटीशन भी निकली थी कि जैक स्नाइडर को फायर कर दिया जाए जस्टिस लीग से। तो स्टूडियो जो है पूरी तरह से पैनिक मोड में चला गया। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, बैटमैन वी सुपरमैन फ्लॉप क्यों हुई या इतना उसे डिसलाइक क्यों किया गया। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि शायद 3.5 घंटे की फिल्म को 2.5 घंटे में रैप अप करना अच्छी बात नहीं थी, जिसकी वजह से कई सारे लूप होल्स क्रिएट हो गए या मेजर कैरेक्टर मोटिवेशंस जो थे वो फैंस को देखने को ही नहीं मिले। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। उनके हिसाब से सारा फॉल्ट था कि फिल्म में ह्यूमर नहीं था। और जब तक ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ हुई, अप्रैल 2016 में, टू बी प्रिसाइज 11 अप्रैल 2016 को फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी जस्टिस लीग की। और अब जब फिल्म की शूटिंग शुरू है तब स्टूडियो ने डिसाइड किया कि हमें काफ़ी सारे चेंजेस करने हैं। सो 1 महीने के बाद ही शूटिंग के बेन एफ्लेक को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का क्रेडिट दिया जाता है, सो दैट बैटमैन के कैरेक्टर में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो एफ्लेक की सोलो बैटमैन फिल्म पे अफेक्ट नहीं करेंगे। सो दिस वॉज द फर्स्ट लाइक इंडिकेशन कि चीज़ें किस तरह से होने वाली है। आगे बहुत ही जल्द जो जस्टिस लीग 2 पार्ट में होने वाली थी, जैक स्नाइडर का एक्चुअल वर्जन ये था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में होने वाली थी ये फिल्म। जस्टिस लीग पार्ट 1 2017 में रिलीज होने वाली थी और पार्ट 2 जो था 2019 में रिलीज होने वाला था। बट द स्टूडियो डिसाइडेड कि एक ही फिल्म में रैप अप करेंगे इस चीज़ को। तो जो 2 स्क्रिप्ट्स थी उन्हें स्प्लाइस्ड किया गया इनटू 1। और ये सब शूटिंग के दौरान हो रहा था, मतलब एज दे वर शूटिंग स्क्रिप्ट में चेंजेस किए जा रहे थे। सो बिकॉज 2 फिल्मों की स्क्रिप्ट अभी एक ही फिल्म में बनाई गई थी, जो पोस्ट अपोकलिप्टिक बैटमैन स्टोरी लाइन टीज की गई थी बैटमैन वी सुपरमैन के उस ड्रीम सीक्वेंस में, उसे पूरी तरह से ट्रैश कर दिया गया। सुपरमैन जब रिजरेक्ट होता है उसके बाद की जो स्टोरी लाइन थी उसका भी काफ़ी हिस्सा फिल्म से गायब कर दिया गया। और कई सारी चीज़ें थी जो स्टोरी से निकाल दी गई, उसके बारे में अपन धीरे धीरे बात करेंगे आगे। स्टेपनवुल्फ का लुक जो था विलन का पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। और ये सब शूटिंग के दौरान हो रहा है। सो इमेजिन क्या होता होगा उस शूटिंग के ऊपर। और सबसे बिगड़ी बात वहाँ जब जेफ जॉन्स और पीटर बर्ग को ऑन बोर्ड बुलाया गया। दैट वॉज जस्ट द एंड। जेफ जॉन्स को अपॉइंट किया गया था DCEU के प्रोजेक्ट्स को ओवरसी करने के लिए। जेफ जॉन्स जो है राइटर रह चुके हैं एरो और फ्लैश के, जो DC के टीवी सीरीज़ है जो काफ़ी सक्सेसफुल रह चुके हैं टेलीविज़न पर। जॉन्स ने DC के कई सारे एनिमेटेड शोज़ भी देखे हुए हैं। सो ही वॉज लाइक इसेंशियली देयर केविन फाइगी DC का। और जून में, मतलब जब शूटिंग ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, जेफ जॉन्स ने ये स्टेटमेंट किया था कि जस्टिस लीग वुड बी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। मतलब उनका ये कहना था कि यहाँ से आगे हमारी फिल्मों का टोन जो है अभी होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक होगा, जिससे इससे पहले जो रियलिस्टिक ग्रिटी वर्जन्स हुआ करते थे उनकी फिल्मों के, अब वो वैसे नहीं होंगे, उनमें ह्यूमर हुआ करेगा और ये फिल्में होपफुल लगेंगी। सो दिस इज वेयर द ट्रबल एक्चुअली बिगिंस एंड वी विल कम बैक टू दिस। After principal photography finished, producers जो थे जेफ जॉन्स और पीटर बग, उन्होंने जैक स्नाइडर्स को प्रोड्यूसर्स नोट दिए
जिसमें उन्होंने अपने सजेशंस दिए हुए थे कि उन्हें सीन्स किस तरह से चाहिए। अब वो नोट्स लेकर बेचारे जैक स्नाइडर ने फर्स्ट राउंड किया रीशूट्स का, और फिल्म वॉज ब्रीफली रीशूट। इसकी कहीं पर चर्चा नहीं की गई। सब लोगों ने जो दूसरे राउंड्स हुए रीशूट्स के, उन्हीं के बारे में उनको पता है, लेकिन सीक्रेटली जैक स्नाइडर ने भी रीशूट्स किए थे। एंड ये जो कट था वो डीसी एग्जीक्यूटिव्स को दिखाया गया, एंड दे सेड इट वाज अनवॉचेबल। मतलब इतना खराब कट था। तो अभी पूरी तरह से पैनिक मोड में स्टूडियो। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल मोड में चले गए हैं। तो वार्नर ब्रदर्स ने जो है मीडिया आउटलेट्स और जर्नलिस्ट को सेट विजिट्स के लिए बुलाया, ये दिखाने के लिए कि देखो कैसे लाइट हार्टेड है अभी हमारी फिल्म, और कैसे हम भी मार्वल की तरह से फिल्में बनाने की कोशिश करने वाले हैं। इस तरह की चीज़ें जो थी चलती रही। और मार्च 2017 में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। जैक स्नाइडर की जो बेटी थी उसने सुसाइड कर लिया। और जैक जो है फिर भी काम में लगा रहा। ही थॉट कि अगर मैं काम में अपना दिमाग लगाऊंगा तो शायद ये दुख कम हो जाएगा, उनकी लाइफ की जो पर्सनल ट्रेजेडी थी। बट इट वॉजंट वर्किंग। So, in May 2017, Snyder stepped down along with the wife and producer Deborah Snyder. It was May 2017 और मूवी की रिलीज डेट थी नवंबर 2017। बस 5 महीने बाकी थे और WB के पास उनका डायरेक्टर नहीं था। अर्लियर दैट ईयर स्नाइडर ने जॉस व्हीडन को एक रफ कट दिखाया था जस्टिस लीग का, और उसे कहा था कि कुछ एडिशनल सीन्स और डायलॉग्स लिख के दे। सो जेफ जॉन्स ने स्नाइडर के जाते ही जॉस व्हीडन को डायरेक्टर बना दिया जस्टिस लीग का। जॉस व्हीडन, जिनको पता नहीं है, जॉस व्हीडन ने पहली 2 एवेंजर्स मूवीज डायरेक्ट की थी, और बिकॉज उसने 5 साल लगा दिए थे एवेंजर्स और मार्वल का जो टीवी शो है शील्ड, ही वॉज वॉर्न आउट। उसे लग रहा था कि अब मैं रिपीट करना शुरू कर दूंगा अपने आप को। सो उसे एक ब्रेक चाहिए था। सो उसने मार्वल छोड़ दिया था, और WB जम्प्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी, और उन्हें लगा कि अभी मार्वल का ही बंदा लेके आ जाते, लाइक इससे आसान हम क्या ही कर सकते हैं। और सो दे ब्रॉट इन जॉस व्हीडन एज द डायरेक्टर। जेफ जॉन्स को फिल्म का टोन जो है लाइट करने की बहुत खुजली मची हुई थी। ही वॉज कंसिस्टेंटली ऑन द सेट राइटिंग सीन्स एंड डायलॉग्स। लाइक जब जैक स्नाइडर शूट कर रहा था फिल्म को, जेफ जॉन्स हर रोज सेट पे हुआ करता था और कॉन्स्टेंटली सीन्स को और डायलॉग्स को रीराइट कर रहा था, टू द एक्सटेंड कि जो स्क्रीन राइटर है क्रिस टेरियो, बाय द वे ऑस्कर विनिंग स्क्रीन राइटर है, क्रिस टेरियो ने एक पॉइंट पर जाकर जेफ जॉन्स को कहा था कि ट्राई यूजिंग सम ऑफ माई पेजेस। लाइक इस लेवल का इंटरप्शन हो रहा था वहाँ पर, और उसकी वजह से जो है राइटर्स और अल्टीमेटली पूरा क्रू जो था फ्रस्ट्रेटेड हुआ करता था जब शूट चल रहा था। इन लेट जनवरी वार्नर ब्रदर्स जो है इन कांस्टेंट बिकरिंग की वजह से इतना पिस्ड ऑफ थे कि उन्होंने एक राइटर्स के ग्रुप को बुलाया था टू रिव्यू द प्रोजेक्ट एंड ऑफर फीडबैक। और उसमें सेथ ग्राहम स्मिथ, वंडर वुमन के राइटर एलन हैनबर्ग, और तीसरे इंसान थे जॉस व्हीडन। और शॉर्टली आफ्टर इन जनवरी स्नाइडर को हटाकर व्हीडन को डायरेक्टर बना दिया गया। सो जिन लोगों के पास दिमाग है वो समझ सकते हैं कि एक्चुअल पॉलिटिक्स क्या हुआ था यहाँ पर। आई थिंक जैक स्नाइडर की जो लाइफ की ट्रेजेडी थी उनकी बेटी की, उसे यूज़ किया गया स्नाइडर को फायर करने के लिए, और व्हीडन को वहाँ पर लाना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। व्हीडन ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए वहाँ पर बुलाए जा चुके थे, उनकी फीडबैक ली गई थी इसके ऊपर, और ये सोची समझी चाल थी कहीं ना कहीं जैक स्नाइडर को इस फिल्म से हटाने की। और स्नाइडर की बेटी के घटना के बाद आई थिंक WB एग्जीक्यूटिव्स को मौका ही मिल गया उन्हें फिल्म से हटाने का, एंड दे जम्प्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी। और अब जॉस व्हीडन जो है फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। व्हीडन का काम था कि पोस्ट प्रोडक्शन का काम देखना था उन्हें, और रीशूट्स जो थे डायरेक्ट करने थे, एंड हिज जॉब, और ये कहा गया है कि हिज जॉब वॉज टू कंप्लीट स्नाइडर्स विजन। लाइक आई फाइंड इट सो लाफेबल। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं था, एंड दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द बिगेस्ट मेसअप इन प्रॉबेबली मूवी हिस्ट्री।
और भैया एक बार जो रीशूट शुरू हो गए उसके बाद तो स्टोरी आफ्टर स्टोरी आती ही रही मीडिया आउटलेट्स में कि किस तरह का कोहराम मचा हुआ था जस्टिस लीग के सेट्स पर। 25 मिलियन के रीशूट्स हो रहे थे एंड दिस इज लाइक 3 टाइम्स देन एनी अदर ब्लॉकबस्टर रीशूट बजट। लाइक इतने कॉस्टली रीशूट्स किसी भी फिल्म के ऊपर किए नहीं गए थे आज तक। इसके रीजंस भी बहुत मज़ेदार थे। काफ़ी सारे जो मोस्टली सारी जो कास्ट थी वापस आ गई थी रीशूट करने के लिए। हेनरी कैविल भी आ गए थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हेनरी कैविल उस वक्त शूट कर रहे थे मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट के लिए, जो पैरामाउंट पिक्चर्स की फिल्म थी। और उस फिल्म में कैविल स्पोर्ट कर रहे थे बहुत ही सेक्सी मस्टैश। लाइक आपने देखी होगी वो फिल्म तो बाय गॉड कैविल इससे अट्रैक्टिव नहीं लगा है यार कभी। क्या लगा है उस फिल्म में। एनीवेज तो पैरामाउंट पिक्चर्स ने हेनरी कैविल को परमिशन तो दे दिया कि रीशूट्स का, कि तुम्हारे फ्री टाइम में तुम कुछ भी कर सकते हो, तो अगर आपको रीशूट करना है आप जाके कर सकते हो, बट यू कांट शेव दैट सेक्सी मस्टैश हेनरी। और यहाँ तो भैया इतना पंगा हो गया उसकी वजह से, क्योंकि सुपरमैन की कॉस्ट्यूम में हेनरी कैविल वो पूरा मस्टैश लुक लेकर आया करते थे। सो वार्नर ब्रदर्स को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स स्पेंड करने पड़े डिजिटली रिमूव करने के लिए वो मस्टैश। और उसके बाद भी जो रिजल्ट आया वो इतना हॉरेंडस था। वो अपर लिप तो इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस और इनफेमस इमेजेस आई वुड से, क्योंकि उसका जो रेंडरिंग इफेक्ट था वो इतना घटिया था। हर सीन में पता चल रहा था कि कौन से सीन्स रीशूट किए गए हैं, बिकॉज वो मुस्टैश वाला लुक इतना गंदा था, वो 100% रिकग्नाइजेबल था। तो हर सीन में जहाँ पर सुपरमैन था वो दिखाई दे रहा था कि ये जो है ये रीशूट किया गया है, और ये फुटेज जो जॉस व्हीडन ने शूट की थी। तो इट वॉज हिलेरियस। और प्रोड्यूसर क्रिस रोवन जो है उन्होंने उस वक्त कहा था कि वीडन सिर्फ जो 15 से 20% का पार्ट जो है रीशूट करने वाले। सो इट इनडायरेक्टली मीन्स के 80% पार्ट जो था जैक स्नाइडर ने शूट कर दिया था। तो जो सिर्फ एडिशंस होंगे वो वीडन शूट करने वाला था। लेकिन होते होते ये हो गया कि स्नाइडर ने कुछ करीब 80 पेजेस ऐड कर दिए स्क्रीन प्ले के इस फिल्म में। और ये फिल्म ऑलरेडी 3 घंटे की रनिंग लेंथ की हो चुकी थी, और उसके ऊपर अब जॉस व्हीडन ने इतने सारे पन्ने उसमें ऐड कर दिए थे। व्हीडन वॉज माइक्रो मैनेज टू हेल। वो बंदा इतना परेशान हो गया इस फिल्म के सेट पे कि आगे जो प्रोजेक्ट के लिए उसने साइन ऑन किया था बैटगर्ल के, उसने उसको भी क्विट कर दिया। यू कैन इमेजिन कि किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा होगा जॉस व्हीडन को, कि उन्होंने अगली फिल्म भी क्विट कर दी इसके साथ ही साथ। जो हॉल्ट मैकलम है, माइंड हंटर के जो एक्टर है, वो पहले सीन में थे जस्टिस लीग के, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि जो ओपनिंग सीन था जिसमें बैटमैन उसको पकड़ते हैं, दैट सीन वॉज सपोज टू बी फनी, लेकिन स्टूडियो ने उसे इस तरह से एडिट कर दिया कि वो सीन अभी फनी नहीं रहा। इस लेवल की माइक्रो मैनेजमेंट की जा रही थी इस फिल्म के शूटिंग के दौरान। इसके ऊपर और एक चीज़ ये हुई कि स्टूडियो ने मैंडेट कर दिया कि फिल्म 2 घंटे के अंदर होनी चाहिए। सो व्हीडन को स्नाइडर की फुटेज से कम 1 घंटा एडिट आउट करना पड़ा। उसकी वजह से कई सारे कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज ही निकल गई उसके अंदर से। जैसे एक्वामैन की बैक स्टोरी थी जिसमें विलियम डफो होने वाले थे, और अटलांटिस की काफ़ी सारी स्टोरी बताई जाने वाली थी। मतलब ये एक्वामैन फिल्म के आने के पहले की बात है। यहाँ थोड़ा हमें एक ग्लिम्स देखने मिलने वाला था एक्वामैन की दुनिया का। उसके बाद फिर बैरी एलन जो फ्लैश है, उसका जो लव इंटरेस्ट है आयरिस वेस्ट, उसे तो पूरी तरह से फिल्म से उड़ा दिया गया। ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया था जिसमें फ्लैश उसे बचाता है, वो पूरी तरह से इरेज हो गया। रॉबिन राइट वापस आने वाली थी एंटिया पे का रोल करने के लिए, उसे डिलीट कर दिया गया। साइबॉर्ग की जो बैक स्टोरी थी जिसमें वो फुटबॉल प्लेयर हुआ करते हैं और फुटबॉल खेलने के सीन वगैरह थे उनके, वो पूरी तरह से इरेज कर दिए गए। इसके ऊपर व्हीडन ने आते ही जंकी एक्सेल को फायर कर दिया। अब जंकी जो थे उन्होंने बैटमैन वी सुपरमैन का स्कोर जो है को क्रिएट किया था हांस जिमर के साथ, और इस फिल्म का तो पूरा स्कोर वो करने वाले थे जस्टिस लीग का, बट वो व्हीडन ने आते ही उन्हें फायर कर दिया और डैनी एल्फमैन को लेके आए। जंकी ने ऑन रिकॉर्ड ये बताया है कि मैंने पूरा जो स्कोर है कंप्लीट कर लिया था मेरा, फिर भी उन्हें फायर कर दिया गया फॉर अननोन रीजंस। और जो डैनी एल्फमैन को बुलाया गया था उन्होंने कहा कि मुझे इतना कम टाइम दिया गया था इस फिल्म के स्कोर के लिए कि मुझे जो मेरे आइकॉनिक पुराने बैटमैन और सुपरमैन के थीम्स थे उन्हें ही रिकम्पोज करना पड़ा। एंड नो डाउट
एकदम घटिया स्कोर है इस फिल्म का, लाइक वन ऑफ द वर्स्ट स्कोर्स डैनी एल्फमैन हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है इस फिल्म का बजट जो है 300 मिलियन के ऊपर चला गया, एंड दैट्स व्हाई दिस फिल्म बिकेम लाइक सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म इन द वर्ल्ड। और ये इनका इंटेंट भी नहीं था। जब फिल्म शुरू हुई थी तब इन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि हमें 300 मिलियन खर्च करने इस फिल्म के ऊपर। बहरहाल जैसे तैसे फिल्म कंप्लीट हुई और डी डे आया फाइनली, जब नवंबर 2017 को फिल्म रिलीज हुई। और फिल्म में जैक स्नाइडर को ही डायरेक्टर का क्रेडिट दिया गया, जॉस व्हीडन को क्रिस टेरियो के साथ को राइटर का सिर्फ क्रेडिट दिया गया। आई थिंक विच वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल कि उन्होंने कम से कम जैक स्नाइडर को यहाँ क्रेडिट ही दिया। बट आई थिंक इसके पीछे भी एक कंस्पिरेसी थी कि जैक स्नाइडर को बदनाम करना था। आई विल कम बैक टू दिस लेटर। सो जब फिल्म रिलीज हुई, इतने रैपिड टोन शिफ्ट्स थे उस फिल्म के अंदर के एक सीन कहीं सीरियस हो रहा है, अगला सीन एकदम कॉमेडिक हो रहा है। और जो बैटमैन का कैरेक्टर था पिछले पार्ट तक तो इतना सीरियस, इतना ग्रिटी कैरेक्टर था, वो सडनली वो जोक्स कर रहा है, क्विप्स कर रहा है। चॉपी सीन्स, चॉपी एडिटिंग, एकदम लैक ऑफ पॉलिश इन एडिटिंग, सीजी, वो अपर लिप, ग्रीन स्क्रीन के घटिया सीन्स, हेनरी कैविल्स मुस्टैश बिकम अ पार्ट ऑफ ऑल जोक्स। और वो जो ग्रीन स्क्रीन के साथ कुछ सीन्स किए हुए थे एक्वामैन के या वंडर वुमन के, जो कलर पैलेट पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। स्नाइडर का जो कलर पैलेट था पूरी तरह से ही चेंज कर दिया गया। जस्टिस लीग फ्लॉप हो गई। $300 मिलियन के बजट पे बनी हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे इसने सिर्फ कलेक्ट किए $657 मिलियन। जो मैन ऑफ स्टील आई थी 2013 में, उसने बनाए थे $668 मिलियन, उससे भी कम जस्टिस लीग ने बनाए, वो भी दुनिया की सेकंड सबसे एक्सपेंसिव फिल्म होने के बावजूद। इट वॉज अ बॉक्स ऑफिस डिजास्टर। और इससे खराब बात ये थी कि फिल्म खत्म होते ही बेन एफ्लेक ने बैटमैन का और हेनरी कैविल ने सुपरमैन के रोल से रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने पूरी तरह से अपना वास्ता तोड़ दिया। एंड ये जो पूरा डीसी का सिनेमैटिक यूनिवर्स था, ये शुरू होने के पहले ही खत्म होने की कगार पे था। सवाल था क्यों इस फिल्म को इतना केयरलेसली हैंडल किया गया। क्यों, जब आप अपनी यूनिवर्स का टोन पूरी तरह से शिफ्ट कर रहे हो, जो क्रिटी और सीरियस टोन आप 4-5 साल से कंटिन्यू कर रहे थे, अब आपको सडनली उसे लाइट हार्टेड बनाना था, तो क्यों आपने थोड़ा टाइम नहीं लिया इसके ऊपर कि स्क्रिप्ट को थोड़ा बैठकर ढंग से लिखा जाए और इसे थोड़ा मैरिनेट किया जाए कि आगे की फिल्मों का टोन हम कैसे शिफ्ट करने वाले हैं। क्यों आपने डिसाइड किया, ये फिल्म की शूटिंग के मिडवे ये डिसाइड किया गया कि अब हमें सडनली जोक्स चाहिए, क्विप्स चाहिए, लाइट हार्टेड मोमेंट्स चाहिए, और इसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं लिया गया। आपने डायरेक्टर को इस हद तक परेशान कर दिया कि उसने आगे की फिल्में भी क्विट कर दिया आपकी। जब आपके डायरेक्टर को एक फैमिली ट्रेजेडी की वजह से स्टेप डाउन करना पड़ता है और कोई एक दूसरा डायरेक्टर आ जाता है आपके प्रोजेक्ट को हेल्प करने के लिए, क्यों आपने उसे थोड़ा वक्त नहीं दिया कि उसे एटलीस्ट रियलाइज तो हो कि हमें करना क्या है। सिर्फ 5 महीने में वो कैसे रीशूट्स और पोस्ट प्रोडक्शन खत्म करने वाला था। लाइक इतनी जल्दी क्यों मचाई गई, ये सवाल मुझे काफ़ी सालों तक परेशान करता रहा। एंड व्हेन आई डग डीप आई फाउंड आउट के अक्टूबर 22, 2016 में AT&T ने जो है टाइम वार्नर को एक ऑफर प्रपोज किया था कि 108 बिलियन में वो टाइम वार्नर जो है खरीदने वाले थे, और ये मर्जर 2018 में कंप्लीट भी हो गया। तो जब ये फिल्म शूट की जा रही थी, इसे जो स्टूडियो हेड है, चेयरमैन टोबी एमेरिक और CEO केविन सुजीहारा, दे वर अनश्योर कि जब मैनेजमेंट चेंज होगा तब हमें इस कंपनी में जगह मिलेगी या नहीं, दे वुड रिटेन देयर पोजीशंस और नॉट। सो दे रिफ्यूज टू डिले द रिलीज जस्ट टू मेक श्योर दैट दे कीप देयर बोनसेस।
जो हैवी बोनसेस इन्हें मिलते हैं वार्नर ब्रदर्स की तरफ से, वो अगर मर्जर के बाद ये फिल्म रिलीज होती और फ्लॉप हो जाती तब डेफिनेटली उनको मिलने वाली नहीं थे। सो इन लोगों ने क्या दिमाग चलाया कि AT&T का एक्विजिशन कंप्लीट होने के पहले ही इस फिल्म को रिलीज करेंगे, जो था 2017 में। जो शेड्यूल्ड रिलीज डेट थी नवंबर 2017 की, उसमें अगर ये फिल्म को रिलीज कर देते हैं और फिल्म फ्लॉप हो जाती है, दे विल गेट टू कीप देयर बोनसेस। इसलिए इन लोगों ने इतनी जल्दी मचाई कि जो हमारी फिल्म की रिलीज डेट थी हम उसी पे ही रिलीज करेंगे, इसे किसी भी हाल में पोस्टपोन नहीं करेंगे। सो बहुत बड़े लेवल पे जो है बैक स्टेज पॉलिटिक्स चल रहा था इस फिल्म के रिलीज के दौरान। उसके बाद हुआ ये, जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई, जेफ जॉन्स और पीटर बक दे वर फायर्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। एक दिन भी उनको रखा नहीं गया और उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स ग्रीन लाइट किए थे, एक्वामैन, वंडर वुमन 84 और ग्रीन लैंटर्न की जो फिल्म आने वाली है, उनके ऊपर इन लोगों का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर करके नाम आएगा क्रेडिट्स में, बट दे वर फायर्ड इन 2017 इटसेल्फ। केविन सुजीहारा जो थे उनको भी फायर किया गया सेक्सुअल इनअप्रोप्रिएटी के स्कैंडल के लिए। तो इन लोग की जो नर्वसनेस थी वो कंप्लीटली जस्टिफाइड थी, क्योंकि इनको पता था कि इन लोगों के काम ही इतने बुरे हैं कि जैसे ही मैनेजमेंट चेंज होगी इनको सैक किया जाएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। जैसे ही जस्टिस लीग थिएटर्स में रिलीज हुई, इंटरनेट स्टार्टेड कंपाइलिंग डिलीटेड सीन्स एंड इनकंसिस्टेंसीज फ्रॉम द ट्रेलर, बिकॉज कई सारे सीन्स जो ट्रेलर में थे वो फिल्म में थे ही नहीं। कलर पैलेट भी जो है फिल्म में पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था। सो कहीं ना कहीं फैंस ने पिकअप कर लिया कि इस फिल्म के साथ बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस किया गया था स्टूडियो के थ्रू, और बिकॉज फिल्म पहले 3 घंटे की या रूमर्डली 3.5 घंटे की थी और उसे बाद में 2 ही घंटे का बना दिया गया। बहुत सारा मटेरियल जो था वो फिल्म से बाहर निकाल दिया गया था। सो फैंस ने जो है ये सीन्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए, और कहीं ना कहीं ये बात शुरू हो गई कि एक जैक स्नाइडर का कट मौजूद है जो स्टूडियो ने रिलीज नहीं किया, जिसकी जगह पे हमें जो थिएटर में फिल्म दिखाई गई वो देखने को मिली। लेकिन जैक स्नाइडर ने भी अपनी खुद की फिल्म ख़त्म कर ली थी, और अब लोग जैक स्नाइडर्स कट का डिमांड करने लगे कि अब हमें वो फिल्म देखनी है जो जैक स्नाइडर ने बनाई थी। स्नाइडर जो इतने दिनों तक काफ़ी खामोश थे, जैसे ही जॉस व्हीडन ने ड्रॉप आउट किया बैटगर्ल की फिल्म से, उसका जो आर्टिकल था उसे स्नाइडर ने लाइक कर दिया। Snyder started his passive-aggressive campaigning by liking the tweet that said Whedon leaving Batgirl was good news. यहाँ से स्नाइडर ने जो फिल्म की अनरिलीज्ड फुटेज थी उसमें से कुछ पिक्चर्स, स्टोरी बोर्ड डिज़ाइंस पोस्ट करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इस चीज़ की हवा बनने लगी स्नाइडर कट की। अब किसी ने change.org पे पिटिशन भी दाखिल कर दी कि हमें जैक स्नाइडर्स कट रिलीज़ करके दिया गया जाए, और उसके साथ जंकी एक्सेल का स्कोर भी हमें चाहिए। ये पिटिशन बाय द वे मैंने भी साइन की थी। 1,80,000 लोगों ने इस पिटिशन को साइन किया था। लेकिन उसके बाद फिर बातें उठने लगी कि ये कट एग्जिस्ट भी करता है क्या, बिकॉज किसी को पता नहीं था कि स्नाइडर ने जस्टिस लीग का कितना पोर्शन जो है शूट किया था। कई लोगों का मानना था कि कोई स्नाइडर कट एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। इस बात को हवा तब मिली जब जर्नलिस्ट बेन फ्रिट्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें अननेम्ड वार्नर ब्रदर्स एग्जीक्यूटिव्स ने ये कहा कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग जो कह रहे हैं कि हमें जैक स्नाइडर का कट देखना है, बिकॉज सच अ कट डजंट एग्जिस्ट। और ये ऑब्वियसली ये एक पेड असाइनमेंट थी जहाँ पर नाम भी उन्होंने नहीं बताए WB एग्जीक्यूटिव्स ने, और ये भी बोल दिया कि ऐसा कोई कट है ही नहीं। स्टूडियो वॉज ट्राइंग टू किल द मूवमेंट। उन्हें ये चीज़ गवारा नहीं थी कि जिस चीज़ को हमने
बनने नहीं दिया, अब फैंस उसको लेके क्यों ऑब्सेस कर रहे थे। लेकिन रिलीज द स्नाइडर कट ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा। जेसन मोमोआ जब एक्वामैन के पब्लिसिटी के लिए गए हुए थे, तब एक इंटरव्यू में उसने कहा कि ही इज ऑब्सेस्ड विद द स्नाइडर कट। ऊपर से जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट थे जस्टिस लीग के, जे ऑलिव, उन्होंने कंफर्म किया कि स्नाइडर कट एग्जिस्ट, सिर्फ उसका सीजी अनफिनिश्ड है। मतलब उनका कहना था कि जो प्रिंसिपल फोटोग्राफी थी पूरी खत्म कर ली थी उन्होंने, बस जो सीजी था उसे फिनिश करना बाकी था। इस दौरान एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई। जैक स्नाइडर और उनके फैंस ने एक $106,000 फंड रेज किया अमेरिकन फाउंडेशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि स्नाइडर की बेटी ने जो है सुसाइड कमिट किया था। तो ये एक बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इसमें इट इंक्लूडेड टी शर्ट्स, और ये कैंपेन जो है पूरी तरह से स्नाइडर के फैंस ने डिज़ाइन किया था। इसमें बस एक टी शर्ट था जो जैक स्नाइडर ने डिज़ाइन किया था, बाकी फैंस ने तो फ्लाइंग बैनर्स ओवर वार्नर ब्रदर्स ऑफिस, मतलब जो प्लेन के पीछे टेल पर जो बैनर्स लगाए हुए होते हैं उसके ऊपर #रिलीज द स्नाइडर कट, और ये प्लेन उड़ाया गया वार्नर ब्रदर्स के ऑफिस के ऊपर से। फिर पोस्टर्स बनाए गए जो रेलवे स्टेशन बस स्टॉप्स पर लगाए गए, उसमें भी मेंशन था कि रिलीज द स्नाइडर कट। एंड रिलीज द स्नाइडर कट कहीं ना कहीं एक मतलब वो एंथम बन गया इस पूरी मूवमेंट का। उसके बाद कुछ दिनों बाद एक रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट लिखी थी जिसमें उसने कहा कि स्नाइडर वॉज फायर्ड। लाइक स्नाइडर अपनी मर्जी से स्टेप डाउन नहीं हुए थे, उनको इस कदर परेशान किया गया था स्टूडियो ने। और जेफ जॉन्स, जिनके बारे में मैंने ऊपर कहा कि जिसे फायर किया गया, उसे फिल्म के टोन को लाइट करने की बहुत खुजली मची हुई थी, और उसकी बहुत अंदरूनी इच्छा थी कि जैक स्नाइडर को इस फिल्म से हटाया जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं उसकी भी एक एम्बिशन थी कि मैं केविन फाइगी बनूं इस यूनिवर्स का, बिकॉज वी ऑल नो कि केविन फाइगी कितने सक्सेसफुल है और कितना पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं जेफ जॉन्स को जैक स्नाइडर की जगह लेनी थी, जो स्नाइडर चीफ आर्किटेक्ट थे पूरे DCEU के, उनकी जगह जेफ जॉन्स को लेनी थी, और ही सीज द अपॉर्चुनिटी। तो ये भी कहा जाता है कहीं ना कहीं कि स्नाइडर अपनी मर्जी से नहीं गए थे, उन्हें फायर किया गया था, और ये जो स्टोरी थी कि उन्होंने स्टेप डाउन किया, ये बस एक कवर अप था। तो इस न्यूज़ के निकलते ही फिर तो फैंस में बवाल मच गया कि वो तो अभी सोशल जस्टिस वॉरियर बन गए कि अब तो हमें इंसाफ चाहिए भाई साहब। इसके बाद स्नाइडर, जब नवंबर का महीना शुरू था, जब 2nd एनिवर्सरी आने वाली थी जस्टिस लीग की, तब नवंबर के महीने में ही स्नाइडर ने जो रोज पिक्चर्स पोस्ट करना शुरू किए, जो सेट फोटोज थे या जो रिलीज नहीं हुए थे फोटोज, वो वाले जो पिक्चर्स थे वो उन्होंने रोज पोस्ट करना शुरू किया अपने ट्विटर अकाउंट से। और उन्होंने फिल्म की 2nd एनिवर्सरी के लिए 214,000 रीट्वीट्स का एक टारगेट रखा था कि रिलीज द स्नाइडर कट को इतनी बार रीट्वीट किया जाए 2nd एनिवर्सरी के लिए। और जो फैंस थे वो तो बाय गॉड इस कदर उन्होंने बैकअप किया है स्नाइडर को। नवंबर 17 जो 2nd एनिवर्सरी थी, उस दिन रिलीज द स्नाइडर कट ट्रेंडेड नंबर 1 ऑन ट्विटर दुनिया भर में। और ये ट्रेंड करने के कुछ ही मिनट बाद गैल गडो ने जो है एक डिलीटेड सीन पोस्ट किया अपने ट्विटर पर। फिर उन्होंने भी कैप्शन ऐड किया कि रिलीज द स्नाइडर कट। इसके बाद रे फिशर, जिन्होंने साइबॉग का रोल प्ले किया था, बेन एफ्लेक ने, इन्होंने भी ये हैशटैग के साथ जो है पिक्चर्स पोस्ट की, और जैक स्नाइडर ने उन पिक्चर्स को रीट्वीट कर दिया। इसके बाद फिर डेव बटिस्टा, जो इस फिल्म से कहीं भी रिलेटेड भी नहीं है, जॉश ट्रैंक, जो मैंगानिलो और जेरेमी आयंस, इन्होंने भी रिलीज द स्नाइडर कट हैशटैग यूज करके ट्वीट किया। और देखते ही देखते इस ये जो हैशटैग था उसने 800,000 8 लाख रीट्वीट्स हो गए एक दिन में। मतलब इतने तो
पेड असाइनमेंट्स जो होते हैं उनको भी इतनी हवा नहीं मिलती है। तो इट वॉज एन इनसेन डे जब सेकेंड एनिवर्सरी हुई जस्टिस लीग की, और कहीं ना कहीं आई थिंक स्टूडियो को इसका नोटिस लेना पड़ा कि ये चीज़ अभी इट इज़ ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और इसे अब हमें नोटिस करना ही पड़ेगा, इसे अनदेखा नहीं कर सकते। ये आई थिंक कहीं ना कहीं उस दिन स्टूडियो को जो है ध्यान में आ गया था। स्नाइडर कट की मूवमेंट की हवा कहीं ना कहीं स्टूडियो हेड टॉबी एमेरिक के कानों पर आ तो रही थी, बिकॉज ये अब प्रोपोर्शन के बाहर हो चुकी थी चीज़ें। लेकिन टॉबी एमेरिक कभी भी इस चीज़ को बनने नहीं देने वाले थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते, अगर वो स्नाइडर कट को बनने की इजाज़त दे देते और वो समहाउ खुदा ना खास्ता अच्छा निकल जाता, तो उनकी पोजीशन सोचिए कितनी ऑकवर्ड हो जाती कि हमने इतनी मेडलिंग की, इस बंदे को प्रोजेक्ट से बाहर करा दिया, एक इतना इंटरफेरेंस करके एक फिल्म बनाई जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, और अब जब इसका एक अल्टरनेट वर्जन रिलीज होता है और वो अच्छा कर जाता है, तो टॉबी एमेरिक की जो पोजीशन है वो पूरी तरह से हैम्पर हो सकती थी, शायद उनकी नौकरी भी जा सकती थी। तो टॉबी एमेरिक ने जो है 2 सालों तक बिल्कुल इस चीज़ को नहीं होने दिया। ही टुक कंप्लीट केयर के जैक स्नाइडर्स कट विल नेवर सी द डे ऑफ लाइट। ही टुक कंप्लीट केयर ऑफ दैट। लेकिन नवंबर 2019 में AT&T ने वार्नर ब्रदर्स को टेक ओवर कर लिया, उनका मर्जर जो है फिनिश हो गया, और 12 नवंबर को डिज्नी प्लस पे रिलीज हुआ मैंडलोरियन, और उसने आके पूरा गेम चेंज कर दिया। हर जगह पर मैंडलोरियन की हाइप थी, और डिज्नी प्लस जो है रातों रात एक मेजर स्ट्रीमिंग सर्विस बन गई। अब WB जो है अपनी खुद की स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करने जा रही थी HBO Max के नाम से, और उन्हें चाहिए था कि हमारे पास ऐसा क्या है जो मैंडलोरियन के साथ compete कर सके, जो उस लेवल की हाइप क्रिएट कर सके कि लोग उनकी स्ट्रीमिंग सर्विस को सब्सक्राइब करने लग जाए। एंड अनफॉर्चुनेटली उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंडलोरियन रिलीज हुआ उसे क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा था AT&T के लोगों से, एंड दे हैड नो आंसर टू इट। लेकिन जो लोग इसके क्लोज थे, जस्टिस लीग के, जैक स्नाइडर के, उन लोगों ने इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया AT&T वालों के सामने के जस्टिस लीग की एक एक्चुअल डिमांड है मार्केट में, और इसका एक बहुत बड़ा फैन बेस है, और अगर इस वर्जन को हम रिलीज़ करने का डिसाइड करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी प्री एग्जिस्टिंग फैन बेस मिल सकती है, और कई सारे सब्सक्राइबर्स मिल सकते हैं इसके थ्रू। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये डिसीजन ले लिया AT&T वालों ने। अब AT&T ने जो है नीचे मैनेजमेंट पे ये मैसेज भेज दिया कि हमें स्नाइडर कट बनाना है, और टॉबी एमेरिक इसके कंप्लीटली अगेंस्ट था, क्योंकि ये उसकी ही नौकरी खतरे में डालने वाला था। लेकिन बिकॉज ये ऑर्डर्स अभी बहुत हायर अप से आए थे, उन लोगों से आए थे जिन्होंने उनकी कंपनी को ही खरीद लिया था, अब टॉबी एमेरिक के पास ये मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, उसे भारी दिल के साथ इस प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट करना ही पड़ा। 4 दिसंबर 2019 को स्नाइडर ने एक पिक्चर पोस्ट की जिसके ऊपर लिखा हुआ था, इज इट रियल, डज इट एग्जिस्ट, ऑफ कोर्स इट डज। और यहाँ कहीं ना कहीं फैंस को क्लियर हो गया था कि ये प्रोजेक्ट जो है अब ग्रीन लाइट कर दिया गया था। कहीं पर ये कहा गया था कि ये जो कट है 3.5 घंटे का है, 214 मिनट का है, तो उसका रन टाइम भी कहीं ना कहीं बाहर आ गया था। मार्क ह्यूज ने एक बार ये ट्वीट किया था, और ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट था। इसमें उसने कहा था कि फिल्म जो है 90% 95% कंप्लीट हो गई थी, और जो अपकमिंग CEO होगा WB का, वो इसे HBO Max पे रिलीज करेगा। और उसने कहा था कि ये मेरा प्योर स्पेकुलेशन है, किसी की सोर्स्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट ये ट्वीट जो है इतना ज़्यादा सही साबित हुआ कि आई वंडर कहीं ना कहीं ये इनसाइड न्यूज़ ही लेके आए थे।
और अब इस प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट करने के बाद टोबी एमरिक की पोजीशन थी बहुत ऑकवर्ड हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हॉलीवुड रिपोर्टर को कुछ पैसे दिए और एक पफ पीस प्रिंट करवाया जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे टोबी एमरिक ने फैसिलिटेट करवाया रिलीज स्नाइडर कट का। मतलब उनका कहना ये था कि जैक और डेब्रा स्नाइडर को AT&T के पास टोबी एमरिक ले गए थे और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इस कट को रिलीज कराएंगे, जबकि रियलिटी में ये था कि स्नाइडर कट का सबसे बड़ा दुश्मन तो वही था, टोबी एमरिक ही था। सो इन लेट 2019 डिस्कशंस शुरू हो गए जैक स्नाइडर और WB AT&T के एग्जीक्यूटिव्स के साथ में, एंड अकॉर्डिंग टू देम वार्नर मीडिया ने डिसाइड किया कि स्नाइडर कट को फरवरी 2020 में उनकी बातचीत फाइनल हो गई थी कि इस चीज़ को हमें, मतलब वी आर गोइंग टू रिलीज द स्नाइडर कट। ये भी कहा गया है कि स्नाइडर ने वार्नर ब्रदर्स के एग्जीक्यूटिव्स, HBO मैक्स और DC के एग्जीक्यूटिव्स को उनके घर बुलाया था और स्नाइडर कट उन्हें दिखाया था। स्नाइडर कट जो जैक स्नाइडर की बनाई हुई फुटेज थी उसे जैक ने इन 2-3 सालों में पॉलिश कर लिया था, फिनिश कर लिया था, सारी फुटेज को कंपाइल करके एक असेंबली कट बना लिया था, हम बोल सकते ही ये। और ये कट जब इन एग्जीक्यूटिव्स ने देखा और जैक ने कई सारे आइडियाज़ उनके सामने प्रेजेंट किए कि इसे हम एपिसोड्स के थ्रू भी, मतलब 6 एपिसोड्स की अगर सीरीज़ बना दे इसे, और जो फ्री ट्रायल होता है किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस का वो 1 महीने का होता है, तो अगर ऑडियंस को आगे के 2 एपिसोड्स देखने, मतलब फाइनल 5th एंड 6th एपिसोड, तो उन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मतलब उन्हें पे करना पड़ेगा इस सर्विस के लिए। और ये सुन के जो ग्रीडी एग्जीक्यूटिव्स थे वो काफ़ी खुश हो गए आइडिया सुन के, और दे डिसाइडेड कि दे विल प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट। और स्नाइडर ने जो है फिर अपना सारा जो क्रू था उन्हें असेंबल करना शुरू कर दिया पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, बट बिकॉज कोविड का जो है पैंडेमिक शुरू हो गया उसकी वजह से थोड़ा इसे हॉल्ट करना पड़ा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि फिर अभी इसे इमीडिएटली हमें रिलीज़ नहीं कर पाएंगे हम इसे, जब 27 मई को जब ये स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च होने वाली है HBO मैक्स, उसके साथ उसे रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। तो जैक स्नाइडर ने 20 मई को एक Q&A सेशन किया जब वो मैन ऑफ स्टील का वॉच पार्टी कर रहे थे, और उसके दौरान फिर ऑब्वियसली ये किसी ने पूछ लिया, मतलब ये एक सोची समझी साजिश थी जैक स्नाइडर और HBO मैक्स की तरफ से कि एक ऐसा इवेंट कर देंगे जहां हम फिर Q&A भी करेंगे। और फिर वहाँ पर हेनरी कैविल भी आए हुए थे वीडियो कॉल के थ्रू, और किसी लेडी ने पूछ ही लिया कि आप कब रिलीज़ करने वाले हो स्नाइडर कट। और वहाँ पर जैक स्नाइडर ने फाइनली और हेनरी कैविल ने, उन्होंने ये कहा कि वी आर डूइंग इट, वी आर गोइंग अहेड, और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। और उसी दिन रात को HBO मैक्स ने ये पोस्ट किया कि 2021 में जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग जो है रिलीज़ होगी HBO मैक्स पे। और पूरी दुनिया के फैंस के दिलों में खुशी की एक लहर दौड़ गई, बिकॉज 3-4 सालों बाद किसी प्रोजेक्ट को इस तरह से ग्रीन लाइट किया जाना जिसे फैंस ने बनाया था, जिस मूवमेंट को फैंस ने अपने कंधों पर लिया था, एंड दे रैन विद इट। 3 सालों तक बिना थके ये लोग इस चीज़ के लिए वाउच करते रहे कि हमें जैक स्नाइडर का जस्टिस लीग देखना है, एंड किसी भी रीज़न की वजह से हो, मतलब ये फाइनली ये स्टूडियो का ग्रीड है, उन्हें सब्सक्राइबर्स चाहिए, उसके लिए ये लोग कर रहे हैं। बिकॉज और ये आज की डेट में ही करना पॉसिबल है। 3 साल पहले तक ये नहीं कर सकते थे क्योंकि तब HBO मैक्स का ऑप्शन नहीं था वार्नर ब्रदर्स के पास। तो अगर इसे करना होता तो इसे थिएटर में रिलीज़ करना पड़ता या इसे ब्लू-रे पर रिलीज़ करना पड़ता, और ये दोनों चीज़ों में जो है लगता है पैसा। तो अगर थिएटर में रिलीज़ करते तो रिलीज़ के लिए पैसा लगता, डिस्क पे रिलीज़ करते तो डिस्क प्रिंट करने का, पब्लिसिटी करने का पैसा लगता, और इसमें ऑलरेडी ये लोग 300 मिलियन इन्वेस्ट कर चुके थे, तो और पैसा इसमें इन्वेस्ट करना फ़ायदे वाली बात तो थी नहीं। बट बिकॉज अभी इनके पास खुद की एक स्ट्रीमिंग सर्विस है तो उसके ऊपर तो डेफिनेटली इसे रिलीज़ किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन जो है 3 साल पहले तक था भी नहीं उनके पास। तो ये एक बहुत कमाल की बात है कि 3-4 सालों बाद फाइनली इस फिल्म को मौका मिलने वाला है लोगों के सामने आने का। आई डोंट नो अभी ये वही वाली स्नाइडर कट है जो जैक के दिमाग में थी,
जब उन्होंने फिल्म लिखना शुरू किया था, बिकॉज उनके दिमाग में तो पार्ट 1 और पार्ट 2 थी, बहुत बड़ी फिल्म होने वाली थी ये, मतलब अराउंड 5-6 घंटों का तो नरेटिव उनके दिमाग में था। तो ये वो फिल्म तो नहीं होगी ऑब्वियसली, और 20-22 मिलियन का उन्हें बजट दिया जा रहा है सीजी फिनिश करने के लिए और बाकी जो सारी चीज़ें उन्हें करनी है उसके लिए। तो आई डोंट थिंक कि अभी रीशूट्स हो पाएंगे इसमें, और लाइक हुए भी तो 2-3 सीन से ऊपर तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ऐसा सुना है कि मोस्टली एडीआर का वर्क होने वाला है इसमें, कि दूर कहीं कैरेक्टर खड़ा हुआ है या कैमरे की तरफ पीट करके खड़ा हुआ है, तो उसी के वहाँ पर डबिंग करके कुछ कंटेंट ऐड किया जाएगा, और मोस्टली ये पैसा जो है सीजी को फिनिश करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो आई थिंक जो मटेरियल जैक शूट कर पाए थे ड्यूरिंग जो सारा ये स्टूडियो का इंटरफेरेंस चल रहा था, वही वर्जन हमें देखने को मिलेगा। जो ऑनेस्ट जैक का वर्जन था वो उसे कभी शूट करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि स्टूडियो ने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस किया था उसके साथ। लेकिन बहरहाल हमें जैक स्नाइडर का वर्जन देखने को तो मिलेगा, जो उन्होंने 3.5 घंटा शूट की थी फुटेज, वो हम देख पाएंगे। सो इट्स अ ग्रेट थिंग एंड दिस इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट। लाइक अभी काफ़ी सारे लोगों को शायद रियलाइज़ नहीं हुआ होगा, बट वी आर लिविंग हिस्ट्री राइट नाउ। ऐसा कभी भी हुआ नहीं है कि फैंस के बैकलैश की वजह से किसी स्टूडियो को ये डिसीजन लेना पड़ा। ये लाइक वो पहली घटना है जो सब कुछ बदल देने वाली। नथिंग विल बी द सेम फ्रॉम हियर ऑन। 2008 में हुआ था ये लास्ट टाइम। 2008 में क्या हुआ था? 2008 में रिलीज हुई थी आयरन मैन, और उसके बाद सुपर हीरो फिल्म्स का और फिल्म्स इन जनरल का फॉर्मूला पूरी तरह से हमेशा के लिए चेंज कर दिया गया। अब 2021 में जब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग आएगी, तब मूवीज विल नेवर बी द सेम। लाइक यहाँ से आगे फिल्म्स का कल्चर, फिल्म्स का ग्रामर हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। और अगर जस्टिस लीग अच्छी निकल जाती है जैक स्नाइडर की, तो यहाँ से आगे आई थिंक स्टूडियोज को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी जो है मेंटेन करनी पड़ेगी आर्टिस्ट की। ऐसा आप खिलवाड़ नहीं कर सकते किसी के साथ में कि किसी बंदे ने सालों तक मेहनत की एक प्रोजेक्ट के ऊपर, उसने उसे लिखा, उसने उसे कंसीव किया, शूट किया उस चीज़ को, और फिर कोई एग्जीक्यूटिव आके बोलता है कि नहीं हमें कॉमेडी चाहिए, या हमें आपका कलर पैलेट पसंद नहीं है, या हमें एक सीरियस कैरेक्टर को जोक मारते हुए देखना है। ये सारी बेवकूफ़ाना चीज़ें शायद यहाँ से आगे बंद हो जाएंगी जब जस्टिस लीग का स्नाइडर कट रिलीज होगा, और इंशाअल्लाह ये अच्छा निकले, बिकॉज दिस इज सच एन एक्साइटिंग टाइम टू बी अलाइव। लाइक ये फैंस के दिलों की मुराद थी पिछले 3-4 सालों के लिए कि हमें वो देखने को मिले जो स्नाइडर ने जो चीज़ सोची थी। और बाय गॉड 3 सालों तक मुझे कभी नहीं लगा था कि ये चीज़ देखने को मिलेगी। लाइक मुझे लग रहा था कि ये इतना सारा एफर्ट वेस्ट होने वाला है फाइनली, क्योंकि स्टूडियो वेट करता है कि भाई 3-4 सालों तक लोग किरकिर करेंगे, उसके बाद दे विल मूव ऑन। बट समहाउ जस्टिस लीग और स्नाइडर कट के फैंस, दे नेवर मूव्ड ऑन, दे जस्ट kept on hammering and hammering until the studio had to listen to them. And hats off to these like passionate fans. I'm so proud of you guys. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग देखने के लिए। और बहुत सारे लोगों को आई थिंक ये टॉपिक पता ही नहीं था कि what is all the fuss about. So I thought कि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूँ। सो आई जस्ट होप कि ये इन्फॉर्मेशन सुन के आपको मज़ा आया, बिकॉज मैं 3 सालों से इस स्टोरी को फॉलो अप कर रहा हूँ एंड इट हैज़ बिन लाइक वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सो देखते हैं HBO मैक्स पे 2021 में जब स्नाइडर की जस्टिस लीग आ जाएगी तब वो क्या करती है। बाय द वे HBO मैक्स जो है 27 मई से रिलीज़ हो रहा है, और ये बिल्कुल ही लाइक पेड जॉब नहीं था ये पॉडकास्ट, मुझे किसी तरह का पैसा नहीं मिला है HBO की तरफ से। दिस इज़ ऑल फ्री पब्लिसिटी। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा बाद में फीडबैक में कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, ये स्टोरी आपको कैसी लगी। एंड नेक्स्ट वीक में आऊँगा कोई नया टॉपिक लेके। सो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। आई एम पवन, साइनिंग ऑफ।